हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच इज रिलेटेड टू नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस टेस्ट। तो चलिए एमसीक्यूज करते हैं। ऑलरेडी हमने कंसेप्ट देख लिया है और उससे पहले थोड़ा सा एक फ्लैशबैक देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है इसकी ब्रीफिंग करना। हमें पता है अब जो कंसेप्ट में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि रैंकिंग सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा ग्रुप ऑफ सीरीज और हमें कोई ना कोई पैटर्न का हिंट उसमें दिया रहेगा और उस हिंट के बेस पर हमें एग्जैक्ट नंबर जो बोला गया है वो फाइंड आउट करना है। और रैंकिंग सीक्वेंस में भी हमें पता है कि हमें सामने वाले का रैंक दिया होगा टॉप या बॉटम से, जिसे हम लेफ्ट या राइट कहेंगे, और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं या पर्सन निकालने हैं। ठीक है कि नहीं? या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि भैया हमें टोटल नंबर स्टूडेंट्स दिया हो और हमें जो है रैंक निकालना, और जब रैंक निकालना होगा तो हमें ये परसेंटेज ये फॉर्मूला फॉलो करना होगा जो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आगे एमसीक्यूज में तो करना ही है। ठीक है। और डेट टाइम सीक्वेंस में हमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। डे टाइम पूछा रहेगा तो अगर जो पूछा रहेगा वैसा ही चीज हमें फाइंड आउट करना है कि भैया फ्यूचर में इसका टाइम या इसका डेट क्या हो सकता है, और डेफिनेटली उसका जो पैटर्न है हमको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट के तौर पर दिया होगा। तो चलो समय ना बर्बाद करते हुए इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब एमसीक्यूज को क्रैक करें। चलें? दैट्स ग्रेट। चलो इसको पढ़ो, सॉल्व करो और उसके बाद जब सॉल्व हो जाए, जवाब निकल जाए, फिर मेरे वीडियो को प्ले करके देखो। और ऐसा मान के चलो आपने पॉज किया। ओके, सो चलो अब क्रैक करें। आपने निकाल लिया आंसर? चलो ठीक है। अब मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस डाउन। ये देखो, ये सीक्वेंस है। हाउ मेनी सच नंबर्स, ठीक है, कौन सा नंबर्स, दैट दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय, मतलब आगे मतलब मैं राइट साइड बोलूंगा, बाय अ सिंबल, मतलब आगे सिंबल आएगा। आगे क्या आना चाहिए? सिंबल आना चाहिए। राइट साइड में सिंबल होना चाहिए। एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, और ठीक पहले आई मीन लेफ्ट साइड में लेटर होना चाहिए। ओके, तो नंबर पूछा है, दिख रहा है नंबर के ठीक पहले। अच्छा, इधर ना करते हुए मैं नीचे बता देता हूं, मैंने लिखा हुआ है नंबर के ठीक पहले क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए, और नंबर के ठीक आगे फॉलोड बाय क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए। ऐसा कितना नंबर है? तो अगर मैं नीचे उतार दूं इसको तो देखो यहां पर देयर आर टोटल 19 टर्म्स इन द अबव अरेंजमेंट। आप इसको गिन सकते हैं। एंड ब्रैकेट का हाफ एरिया, A 2F, ये टोटल कितने हैं? 19 है। In the given sequence, 5 is followed by symbol and preceded by letter on alphabet. आप अगर देखें तो इसने बोला कि जो 5 है, ये जो 5 है, इसके ठीक पहले देखिए ये है तुम्हारा लेटर, और इसके ठीक आगे देखिए ये है तुम्हारा सिंबल। None of the either numbers followed these kind of rules, so the answer is only 1. तो कहने का मतलब अपने पास सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 5, जो बताए गए पैटर्न को फॉलो करता है और बाकी चीज फॉलो नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर? आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं। और ऑलरेडी आपने तो आंसर फाइंड आउट किया है ना, तो हम तो जस्ट क्रॉस चेक कर रहे हैं कितने लोगों का सही निकला। और जिनको नहीं समझ में आया था तो मैं बता देता हूँ। देखो इसको छोड़ दो, तो देखो यहाँ पर एक नंबर कौन सा है, क्योंकि नंबर बोला गया ना कि हाउ मेनी सच नंबर, तो मुझे बताओ स्टार्टिंग में नंबर कौन सा? 8 है। 8 के पहले क्या आया? ब्रैकेट का साइन, मतलब दिस इज सिंबल। लेकिन क्या बोला गया कि नंबर से ठीक पहले क्या होना चाहिए? लेटर। तो देखो 8 यहाँ पर पैटर्न में मैच नहीं हो रहा है। अब 2 में आ जाओ। 2 के ठीक पहले क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है, लेकिन 2 के ठीक पहले क्या आना चाहिए था? नंबर की जगह लेटर आना चाहिए था, तो ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। 8 के पहले 4 आ रहा है, वो भी फिट नहीं बैठ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से हमको फाइनली क्या निकला? ये वाला एरिया ही निकला। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सेम नंबर सीक्वेंस में ही अभी प्लीज पॉज करो। ओके, सो आपके पास आंसर मिल चुका है। क्या बात है, बड़े जल्दी कर रहे हो। चलो फिर क्रैक करते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर फॉलोड बाय लेटर्स। देख रहे हो यहाँ पर सिंबल्स को हाईलाइट किया है कि अपने को सिंबल फाइंड आउट करना है। फॉलोड बाय लेटर्स मतलब सिंबल के आगे लेटर्स होना चाहिए फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। बस इतना ही, प्रेसिडेंट तो कुछ है ही नहीं। कितना अच्छा है, दैट्स ग्रेट। तो चलो देख लेते हैं, ज्यादा डायग्राम ना करते हुए। मैंने ऑलरेडी बनाया आपके लिए, ये पैटर्न है ऑलरेडी जो ऊपर हमने किया था, और यहाँ से हमको बस देखना है कि सिंबल के बाद एग्जैक्ट लेटर आना चाहिए, लेटर के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। There is no such symbol in the sequence that are followed by letters. Please
आपने तो आंसर निकाल लिया है, मैच हो रहा है, तो भैया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। इज दैट क्लियर? क्यों आया? जिनको नहीं समझा तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आगे बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वाला एरिया एक्चुअली आपको ही क्रैक करना चाहिए। तो देखिए, सिंबल के इमीडिएट बाद बोला गया लेटर ही आना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ ऐसे इतने सिंबल्स हैं। तो ठीक है, सिंबल्स देखो, एंड ये सिंबल है, सिंबल के बाजू में वापस सिंबल है, तो छोड़ दो। सिंबल के बाजू में देखो 8 है, 8 नहीं आना चाहिए था, लेटर आना चाहिए था। फिर देखो ये सिंबल है, सिंबल के बाजू में लेटर आना चाहिए था, नहीं चलेगा। हैश के बाजू में क्या आना चाहिए था? लेटर्स, नहीं चलेगा। एंड के बाजू में देखो क्या आना चाहिए था? लेटर्स, नहीं चलेगा। इसके बाजू में क्या आना चाहिए था? लेटर, नहीं चलेगा। परसेंटेज के बाजू में क्या आना चाहिए था? लेटर्स, लेकिन यहाँ क्या आया? नंबर, नहीं चलेगा। जे से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम सिंबल की बात कर रहे हैं। 5 से भी मतलब नहीं है। हैश से बात करें तो हैश के ठीक बाजू में लेटर होना चाहिए था, वापस क्या आ गया? सिंबल आ गया। कुछ भी नहीं हुआ काम अपना, इसीलिए तो बोला है कि भैया ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं है, तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। आई बिलीव जिनको अगर थोड़ा बहुत डाउट था तो वो भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े, प्लीज पढ़ो, समझो, आंसर निकालो। ओके, आई बिलीव आप लोगों ने आंसर निकाल लिया है। चलो फिर क्रैक करें, सबके हाथ में आंसर है। इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी फोर्स, डिजिट 4 की बात कर रहा है। हाउ मेनी फोर्स आर देयर दैट आर प्रिसीडेड बाय अ नंबर 7, मतलब 4 के ठीक पहले होना चाहिए 7। इज दैट क्लियर? एंड डू नॉट इमीडिएट फॉलोड बाय द नंबर 3। ओ, इसके आगे 3 के अलावा कुछ भी चलेगा, मतलब समझ रहे हो? 7 होगा चलेगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। 3 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? कुछ भी, 0 1 2 4 5 6 7 8 9 कुछ भी। और अगर सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 नहीं चाहिए, ऐसा उसमें बोला है। तो भैया हमें बताना है ऐसे कितने 4 हैं। तो देखो मैं सोल्यूशन नीचे रख देता हूँ, जो ऊपर रखा हुआ दिख रहा है। 4 के पहले 7, 4 के बाद 3 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे देखो टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, क्रॉस कर लो, चेक कर लिया। तो कितना आंसर आया? आपका भी आया 4। तो भैया जिनका 4 आया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया पॉज करो, वापस देखो, वापस क्रैक करो, और क्या कर सकते हैं। नहीं समझा तो फिर मैं बैठा ही, ठीक है कि नहीं है? इजी है, कोई इतना वो नहीं है। तो चलो आई बिलीव आपको नंबर सीक्वेंस काफी अच्छे से समझ में आया है। अब हम किस में आते हैं? रैंकिंग सीक्वेंस में। ठीक है, तो चलो रैंकिंग सीक्वेंस का पैटर्न समझते हैं। पैटर्न तो पता है, एमसीक्यूज करते हैं। खान रैंक्स 18 इन अ क्लास, तो खान की बात चल रही है, वो 18वां रैंक लाया है क्लास में 49 स्टूडेंट्स में से। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम एंड, फ्रॉम बॉटम। फ्रॉम एंड मतलब बॉटम, मतलब समझ रहे हो? ये बात चल रही है कि राइट से, टॉप से, टॉप मतलब लेफ्ट होता है। तो यहां पर बोला खान रैंक्स 18 इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। अब आप बोलोगे सर ये टॉप से कैसे पता चला? क्योंकि सवाल ही पूछा है कि आप बताओ एंड से उसका कितना रैंक है। तो आपको याद आ रहा है, यहां पर आपका ना फॉर्मूला बहुत जबरदस्त काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखा था कि रैंकिंग सीक्वेंस 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है ज्यादातर। एक तो ये कि ऑलरेडी रैंक दिया होगा और उस रैंक के बेस पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है क्लास का, एक एग्जाम्पल पे। या फिर इसका उल्टा क्या रहेगा कि आपको क्लास के नंबर स्टूडेंट्स दिए रहेंगे और आपको उस बंदे का एग्जैक्ट रैंक निकालना है। तो यहां पर वही हुआ है, खान का रैंक भले ही टॉप से दिया है लेकिन बॉटम से नहीं दिया है ना? तो कोई एक ही रैंक है और दूसरा रैंक हमको निकालना है और उसके साथ हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गया है। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। n-m ब्रैकेट में +1 है ना, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। हालांकि बिना फॉर्मूले की भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम बचत करें। तो देखो बिना फॉर्मूले के हम कैसे कर सकते हैं। चलो मुझे बताओ कितने स्टूडेंट है टोटल? 49। देखो 1 से 49 रख दिया, तो टोटल स्टूडेंट अपने को मालूम है। ऊपर से अपने को मालूम है कि इसका रैंक कितना है, 18वां। अब बस उसने पूछा कि एंड से बताओ कितना है। तो मेरे भाई एंड से अगर गिनना शुरू करो, ये कितने हो गए? 41 तक 9 हो गया, और ये 10 हो गया। 31 से 40 10 हो गया। 21 से 30 कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहीं पर कितना बन गया? 29 हो गया कि नहीं? इतना दारिया 29 लोअर में कितने पीछे हैं इसके? 29। तो ये 30 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, और नीचे से ये 18th रैंक क्या कहलाएगा? 31 रैंक। देखो ऐसे हो गया ना अपना। देखो बिना फॉर्मूला का सॉल्व कर डाला, तो बी आंसर भैया श्योर है मेरे हिसाब से
फिर भी देख लेते हैं। ये टोटल 9 है ना, 41 to 49, 31 और 21 में 10 का है तो कितना हो गया, 29 हो गया। 30, 31 और 18 की जगह क्या आ जाएगा, नीचे से उल्टा गिनेंगे तो 31 रैंक आ जाएगा। यस, परफेक्ट, नो डाउट। अब एग्जाम में लेकिन आप इतना सब तो लिखोगे नहीं। अगर 500 बच्चे का रहेगा तो क्या 500 बच्चों का लिखते बैठोगे, नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला काम आएगा। तो फॉर्मूला हमको पता है क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को पता है 49 है, और अपने को मालूम है कि उसका रैंक भले ऊपर से 18 है लेकिन नीचे से नहीं मालूम है, तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पर फॉर्मूला, ये याद रख लेना दोस्त, ठीक है, फॉर्मूला याद रख लेना, n माइनस m प्लस 1। अब मैं बता देता हूँ n क्या है। n इज अ टोटल नंबर, टोटल नंबर इज व्हाट, 49। इज दैट क्लियर? तो 49 देखो यहाँ पर प्लेस कर दिया। m क्या है, उस बंदे का कोई एक रैंक, चाहे टॉप से आए या बॉटम से आए। तो अभी अपने को टॉप से मिला हुआ है तो 18th रैंक है, तो देखो यहाँ पर 18। इतना समझा? अब हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 31 आएगा। अब प्लस 1 करना है, प्लस 1 करना है, तब जाके क्या आएगा, 32। अब सवाल ये आएगा कि सर प्लस 1 क्यों करना है? बिना प्लस 1 की फॉर्मूला देखो तो भी हमने 31 तो निकाल लिया था। अभी प्लीज ध्यान से समझो, 49 टोटल स्टूडेंट हैं और उसका रैंक 18वां आया है। 18वां रैंक आया है और हमने 18 तक उसको गिन लिया है। आप समझ रहे हो कि नहीं? हमने 17 स्टूडेंट्स को नहीं लिया, हमने कितने स्टूडेंट्स को लिया, 18 स्टूडेंट्स को लिया। मतलब यहां पर हमने खान को भी माइनस कर लिया है। तो अगर हमने खान को माइनस कर लिया है तो वापस उसको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, वापस करेंगे, इसीलिए यहाँ पर प्लस 1। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल चीज है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। सो आई बिलीव रैंकिंग सीक्वेंस में आपको फॉर्मूला वाला कंसेप्ट यहाँ समझ गया, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसको नहीं किया था। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। सो अभी हमारे पास रैंकिंग सीक्वेंस के 2 पैटर्न मौजूद हो गए हैं कि या तो हमें मिलेगा टोटल क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा रैंक। तो रैंक के लिए फॉर्मूला ये यूज करना है, दैट्स इट। क्या है फॉर्मूला? n माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 n माइनस m प्लस 1। क्या है फॉर्मूला? ब्रैकेट में n माइनस m ब्रैकेट में n माइनस m प्लस 1। दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़े। ठीक है भैया, वो तो हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अगेन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप में है। इन अ रो ऑफ ट्रीज, पेड़ है रो में, है ना, एक के बाद एक के बाद एक। 1 ट्री इज 5th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो। मतलब दोनों में से कहीं भी जाओ वो 5th नंबर पर है। मतलब अगर आप लेफ्ट से पेड़ गिनो तो 5वां नंबर, या फिर राइट से पेड़ गिनो तो 5वां नंबर। तो मतलब अगर आप देखो तो दोनों तरफ से 5वां नंबर है, तो इसको हम सिंपल बोले तो सेंटर में है ये तो इजीली क्रैक हो गया बिना कोई फॉर्मूले के। हाउ मेनी ट्री आर देयर इन रो? तो भैया यहां से भी 5वां रैंक है या फिर यहां से भी 5वां रैंक है, तो भैया यहां से 5वां रैंक आने से पहले कितने पेड़ होंगे, 4 होंगे। या फिर अगर इस हिसाब से देख लो कि अगर यहां से भी 5वां रैंक है तो यहां इसके आगे कितने पेड़ होंगे, 4 पेड़ होंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? तो डिफरेंस आ गया ना, 5वां नंबर है उसका तो 4 पेड़ पहले हैं, तो टोटल कितने हो गए? 9 पेड़ हो गए ना टोटल। यस, देखो आंसर। पोजीशन ऑफ ट्री फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द रो इज 5th। Therefore total number of tree is 5 plus 4 equal to 9, because यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है where 5th tree is in the center of the row. Is that clear or not? समझा क्या? तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 9 पेड़ हैं, और 9 पेड़ में यहाँ 4 होंगे, यहाँ 4 होंगे, तो 8 हो गया। तो बीच में क्या निकलेगा, 5वां, 9वां पेड़। इज दैट क्लियर और नॉट? इधर 4 है तो ये 5वां नंबर है, 6 7 8 9। तो बताओ 6 7 8 9 कितने हुए, 4 हुए। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और बीच में क्या, 5। सर ये कैसे समझा कि ये मिडिल वन है? क्योंकि ऊपर हिंट में दिया है इन अ रो ऑफ ट्री 1 ट्री इज 5th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो। मतलब 5th नंबर है लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4, 4 को हटा दो तो ये 5वां, या फिर इस साइड से गिनो तो भी ये 5वां नंबर है। तो यहां से 5वां नंबर कब आएगा, 9 8 7 6, 9 8 7 6, 4 हो गया। तो भैया 6 के बाद 5 ही आएगा। तो देखो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं बिना इसके, तो डिपेंड करता है हम उसके ऊपर कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल देखो एट द एंड कितना आया, 9। दैट्स ग्रेट। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं समझा तो पॉज करो, वापस रिवाइंड करो, वापस देखो, और फिर भी नहीं समझा तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ओके, आंसर हमने निकाल लिया है बी 9 ना, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया क्वेश्चन, रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित।
ओके, रवि जो है 7 रैंक आगे है सुमित से, ठीक है, रवि जो है 7 रैंक आगे है सुमित से इन अ क्लास ऑफ 39 के स्टूडेंट्स में रवि का जो रैंक है सुमित से 7 रैंक आगे है। अब इसमें तो सबसे बड़ा लफड़ा है कि सुमित का रैंक पता चल जाए तो सब कुछ हो जाए, है ना। इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट मतलब बॉटम मतलब राइट, है ना, अलग अलग वर्ड्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना। राइट, बॉटम, लास्ट बोला तो पीछे से फ्रॉम द एंड। इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 17वां नंबर है, तो मतलब टोटल स्टूडेंट 1 to 39 है और उल्टा गिनना है, 39, 38, समझ रहे, 37, 36 ऐसे करके। तो ऐसे करके सुमित का रैंक कितना आया है? 17। व्हाट इज द रवि रैंक फ्रॉम स्टार्ट? ओह वाओ, बहुत समझदार है ये। अगर ये एंड बोला होता तो अपने को फटक से क्रैक कर देते। देखा, जम्बलिंग कर दिया इसने सीधा, है ना। क्वेश्चन को पॉज करके वापस क्वेश्चन को पहले समझ लो खुद से, ठीक है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, साथ में वो करते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि मैं समझ भी रहा हूँ, समझ भी रही हूँ और सर की बात भी सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, तो दोनों को साथ में नहीं करने का, ठीक है। पॉज करने का, पहले क्वेश्चन खुद समझ लेने का, तो इससे क्या होता है और अच्छा ब्रशअप होता है माइंड। तो प्लीज क्वेश्चन में वापस आ जाओ। रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39 का बैच है, उसमें से रवि का रैंक क्या है इतना वो भी नहीं मालूम है, सुमित का रैंक क्या वो भी नहीं पता, बस इतना मालूम है कि 7 रैंक आगे है। 7 रैंक आगे है का मतलब समझता है क्या? रवि का रैंक अच्छा है, रवि का रैंक अच्छा है। इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, मतलब नीचे से 17 रैंक है, तो बताओ रवि का शुरुआत से कितना रैंक रहेगा। बहुत पेचीदा है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। तो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाया है, आई मीन कंटेंट ऑलरेडी लिखा है, उसी में जाता है। इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, सुमित रैंक फ्रॉम द लास्ट विल बी, -7 फ्रॉम द स्टार्ट। देख रहे हो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सर यहां स्टार्ट क्यों बोला है, ध्यान से सुनो प्लीज, टेक योर टाइम। ऑलरेडी मुझे बताओ पीछे से कितना रैंक है सुमित का? 17वां रैंक है, ठीक है। लेकिन हमको किसका पता लगाना है? रवि का रैंक। सुमित के रैंक से हमको मतलब नहीं, हमको किसके रैंक से मतलब है? रवि के रैंक से। और रवि का रैंक मुझे बताओ लास्ट से निकालना है कि स्टार्ट से? स्टार्ट। दैट्स ग्रेट। तो प्लीज ध्यान से समझो, रवि का रैंक हमको स्टार्ट से निकालना है, मतलब टॉप से निकालना है। तो उसके लिए हमको सुमित का भी रैंक पता होना चाहिए टॉप से। आर यू गेटिंग? यस। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, सुमित का रैंक हमको पीछे से 17वां है वो हमको पता है, लेकिन हमको स्टार्ट से टॉप से जानना है कि कितना है। तो डेफिनेटली फॉर्मूला याद आ रहा है, ये फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, 39 टोटल स्टूडेंट है ना, n-m+1। तो n क्या है? टोटल स्टूडेंट 39, और 17 क्या है? सुमित का रैंक। तो सुमित का रैंक यहाँ काउंट किया है, इसलिए हमने वापस 1 कर दिया, मतलब ये सुमित है। तो टोटल उसका ऊपर से रैंक, टॉप से रैंक कितना निकला है? 23वां। कितना निकला है? 23वां। चलो हो गया ना भाई, ये देखो ये 23rd रैंक मिल गया ना इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला? रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित। तो सुमित का ऊपर से कितना रैंक निकला? 23वां। और रवि 7 रैंक आगे है। 7 रैंक आगे का मतलब ये नहीं होगा कि 30वां रैंक होगा, उसका रैंक मालूम है ना, फर्स्ट रैंक सबसे ऊपर होता है, तो पीछे जाएंगे। तो देखो 23 में से 7 रैंक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 7 रैंक आगे है ना, तो 7 रैंक माइनस किया तो रवि का रैंक निकल गया 16वां। दैट्स ग्रेट, इजी है यार एकदम। तो मैंने वही कहा ना, जब हम एग्जैक्टली जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमको धीरे धीरे रास्ते मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है मालूम है एग्जाम में, कि हमको एग्जैक्टली वो फाइंड आउट करना कि पूछा क्या गया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी मालूम है, कि सुमित का रैंक पर हम डिपेंड है, लेकिन सुमित का रैंक हमको दिया है पीछे से, और जबकि पूछा गया है रवि का रैंक आगे से। तो सिंपल लॉजिक है, जब तक हमको सुमित का रैंक आगे से नहीं पता चलेगा, हम रवि का रैंक भी आगे से पता नहीं लगा पाएंगे। दैट्स ग्रेट। तो रवि का रैंक, सुमित का रैंक जैसे हमको आगे से मालूम पड़ा, तो हमको तो ऑलरेडी एक और हिंट मिल चुका था, और उस हिंट को हम वहां पर यूज किए कि भैया वो 7 रैंक आगे है। तो 7 रैंक आगे है मतलब उसका रैंक नंबर वाइज पीछे रहेगा, 23 - 7, तो 16th रैंक। अब मुझे बताओ 16 रैंक आगे है कि 23 रैंक आगे? ऑफ कोर्स सर 16 रैंक आगे है। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। सो आई बिलीव आपको ये समझ में आया। तो ऑप्शन सी 16th रैंक किसका बनेगा? रवि का बनेगा, स्टार्स। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th वन रैंकिंग सीक्वेंस में
देयर इज अ रो ऑफ बॉयज इन अ स्टेडियम। देखो ये पेड़ जैसा देखा ना रो, हाँ तो अभी स्टेडियम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देयर इज अ रो ऑफ बॉयज इन अ स्टेडियम इफ अ बॉय ए वो इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। तो एक रो है बॉय का, यहां से लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां जो बॉय है वो बॉय ए है। एंड अनदर बॉय बी वो इज 9th फ्रॉम राइट से, ठीक है कि नहीं। अब यहां से कौन सा नंबर है वो पता नहीं, लेकिन वो वहां से अगर गिनो 1 2 3 गिनो तो वो 9th नंबर। तो यहां से बॉय ए 10th नंबर है लेफ्ट से, और राइट से बॉय बी 9th नंबर है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। ये इधर तक बोला गया फ्रॉम द राइट, सॉरी इधर तक। अब वो क्या बोलते हैं, इंटरचेंज देयर पोजीशन। मतलब बॉय ए का पोजीशन क्या था, लेफ्ट से 10th, और बी का क्या पोजीशन था, 9th फ्रॉम राइट। अब बोलता है वो दोनों ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, मतलब भैया ए बी की जगह में आ गया, बी ए की जगह में आ गया। इतना तो समझ में आ गया। अब ऐसा करने की वजह से ए बी की पोजीशन में, बी ए की पोजीशन में बैठने की वजह से ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। ए जब बैठा था तो 10th में बैठा था, और बी जब बैठा था तो वहां से 9वें में बैठा था। तो जब अगर ये अपनी जगह चेंज करेंगे तो ये आगे ही जाएगा ना, आगे ही जाएगा ना, 10th के आगे ही जाएगा। तो बता दिया उसने 15th फ्रॉम लेफ्ट। तो मतलब यहां पर ए पहले यहां 10th में था, अब वही ए इंटरचेंज करने की वजह से 10th की जगह 15th में आ गया। इतना तो समझ में आ गया इंटरचेंज करने की वजह से। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो। तो भाई मेरे ये इंटरचेंज करने की वजह से अब मुझे बताओ ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने। कंफ्यूज किया बस, और कुछ नहीं। चलो देखो स्टेप बाय स्टेप, प्लीज ध्यान से, ठंडे दिमाग से, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर टाइम लेता हूं। पोजीशन ऑफ ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ये बेसिक था जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। नाउ व्हेन ए इज पुट इन बीज प्लेस, है ना, बी का प्लेस क्या था, राइट से 9वां, तो अब वो इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ए अब कहां चला गया, बी के प्लेस में। तो अब ए's पोजीशन व्हेन वी काउंट फ्रॉम द लेफ्ट इज 15। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया कि इंटरचेंज करने की वजह से अब उसका ए का पोजीशन 10 नहीं 15 हो गया। सिंपल सेंटेंस हो गया, स्टेप बाय स्टेप। दिस मीन्स दैट बिटवीन ए एंड बी देयर वाज 4 बॉयज। दोनों के बीच में कितने बॉयज हैं, 4 हैं। कैसे, पहले ए का पोजीशन कितना था, 10, अब इंटरचेंज करने की वजह से 10वां पोजीशन किस में आ गया, ए का 15वें में। तो डेफिनेटली ये बंदा कौन, बी बॉय, यहां बैठ गया, वो 10वें पोजीशन में बैठ गया, और ये किस में आ गया, 15वें पोजीशन में। समझ में आ रहा है, मैंने बोला था ना है चीज आसान। तो 10 और 15 के बीच में कितने लोग बैठे रहेंगे, 11वां 12वां 13वां एंड 14वां, 11 12 13 14, 4 हो गए कि नहीं। तो देखो ए और बी के बीच में 4 बॉय बैठे। Since B is at 9 position from right, जो स्टार्टिंग में था, है ना, कि B 9 पोजीशन में था, this means that there are 8 more people to the right of B। तो इसका मतलब यहां पर है कि अगर वो 9वें पोजीशन में है राइट साइड से, है ना, that means there are 8 more people to the right। बराबर है। यहां से अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लीज समझना यहां पर ए का पॉइंट खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम बी के पॉइंट पे जा रहे हैं। ए के पॉइंट में क्या मिला कि पहले वो 10वें में था, अब इंटरचेंज हो गया तो अब वो 15वें में आ गया। तो ए और बी के बीच में गैप कितना है, 4 बच्चों का। इतना समझ में आ गया क्या, मतलब 1 to 15 में ए और बी के बीच में गैप कितना, 4 बच्चों का। अब हम बी पे आ रहे हैं। जब बी ऑलरेडी राइट पोजीशन में 90 में था, तो मतलब वहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 होगा, तो 8 के बाद 9 आया, तो यहां बोलता है कि 8 मोर पीपल बैठे होंगे राइट ऑफ बी, ठीक है। Therefore, the total number of people, कैसे, आज की तारीख में। अब जो इंटरचेंज होने की बात करेंगे, पहले की कहानी भूल जाओ। तो इंटरचेंज होने के बाद अब मुझे बताओ लेफ्ट से ए कितने पोजीशन में बैठा है, सर 15वें पोजीशन में बैठा है। तो देखो ये 15। आर यू गेटिंग, प्लीज ध्यान से समझो, मैं बाद में वापस रिवाइज करूंगा, डोंट वरी। तो अब यहां पर ए कहां बैठ गया, 15वें पोजीशन में। बी को यहां बैठने तो ना, डजंट मैटर, लेकिन यहां से यहां तक कितना हो गया है, 15 हो गया। बताओ टोटल काउंटिंग बढ़ गई ना 15। और ये जो 15वां नंबर है, वो 15वां नंबर असली में किसका था, बी का था।
लेकिन बी का हमको उसने ऐसे नहीं बोला था कि लेफ्ट से 15वां नंबर है, उसने क्या बोला था कि बी का राइट से 9वां नंबर है। ठीक है ना, मतलब 15वां हो या 9वां नंबर हो, वो बी का नंबर था। ठीक है कि नहीं है। अब इसके आगे कितने थे, 8 लोग थे, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23। तो टोटल रो में कितने लोग बैठे हुए, 23। तो डी हियर इज द परफेक्ट आंसर। देख लो आंसर। तो वापस मैं रिकैप करता हूं, प्लीज ध्यान से ठंडे दिमाग से सुनना, जिनको अगर कंफ्यूजन हुआ होगा प्लीज ध्यान से सुनना। शुरुआत में बोला गया था कि ए का जो पोजीशन है बॉयज में, ए का जो पोजीशन है वो 10वां नंबर है लेफ्ट से। तो मुझे बताओ ए के यहां से यहां कितने लोग हैं, टोटल यहां 10वां नंबर है, ठीक है, तो 9 हो गए। और यहां से बोला गया कि 9वां नंबर है बी का, तो वहां से 9वां नंबर बी का मतलब बाकी वहां कितने हो गए, 8 हो गए। इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अब ये जो ए है और ये जो बी है, इन्होंने आपस में पोजीशन चेंज कर ली। इतना तो समझ में आया, पोजीशन चेंज कर ली। तो देखो ये ए जो था पहले कौन से नंबर में था, 10वें नंबर में था, बराबर है कि नहीं है। अब 10वें नंबर पर कौन बैठ गया है, सर बी बैठ गया है। और बी अपने कौन से पोजीशन में था, राइट से 9वें पोजीशन में था, राइट से 9वें पोजीशन में था। आर यू गेटिंग। तो अब मुझे बताओ, हमको ऑलरेडी उसने बता दिया कि इंटरचेंज करने के बाद ए अब कौन से नंबर पर बैठा है, लेफ्ट से 15। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, जो बी राइट से 9वें पोजीशन में बैठा था, वो राइट से 9वां पोजीशन इज नथिंग बट 15th। आर यू गेटिंग, दैट्स ग्रेट। तो मुझे बताओ 10 नंबर बढ़ा कि 15 नंबर बढ़ा, 15 नंबर बढ़ा। तो वहां से 15 टोटल स्टूडेंट्स काउंट हो गए, तो टोटल स्टूडेंट 15 काउंट हो गए। और बी तो यहां ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, तो छोड़ दो, 15 यहां बैठे हुए। अब बी हमको इतना मालूम है कि 9th पोजीशन में था, है ना, तो 9th पोजीशन अगर राइट से है तो राइट से कितने लोग बचे, 8। तो 15 और 8 कितने होंगे, 23। इज दैट क्लियर। तो यहां पर ना शार्प माइंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये शार्प माइंड कैसे आता है, जब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं तब आता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी बाय डिफॉल्ट सीख कर आता है। तो प्लीज डोंट वरी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एक बार क्रैक हो जाए, वापस इसको देखो, वापस समझो, तो एकदम इजीली समझ में आता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ता हूं, अभी काफी टाइम चला गया इसमें। चलो गुड। सो फाइनली रैंकिंग सीक्वेंस भी अपना कंप्लीट हो गया। और आपने देखा रैंकिंग सीक्वेंस में हमने क्या देखा हुआ है, यस। तो अब हम डेट टाइम सीक्वेंस की बात करेंगे। चलो आ जाओ डेट टाइम सीक्वेंस में। खान्स बर्थडे इज ऑन 15th of August। खान है, इसका बर्थडे कब आता है, 15th अगस्त। एंड शाह's बर्थडे, शाह का बर्थडे जो है 25th of June। ठीक है, जून अलग है और अगस्त अलग है। तो खान का बर्थडे अगस्त में आता है 15 तारीख, और शाह का बर्थडे आता है जून में 25 तारीख। तो बताओ किसका बर्थडे पहले आता है, ऑफ कोर्स शाह का पहले आता है, फिर खान का आता है, ये कॉमन बात। इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसी साल में, किसी भी साल में ले लो, मान लो यही साल, शाह's बर्थडे वॉज ऑन वेडनेसडे, मतलब 25 जून वेडनेसडे था। तो 25 जून क्या था, वेडनेसडे। What will be the day on Khan's birthday in same year? Yes, of course, जून के बाद ही अगस्त आएगा। तो मतलब शाह का बर्थडे अगर 25 जून वेडनेसडे को था, तो खान का बर्थडे 15 अगस्त को तो है, लेकिन बस बताना यह है कि 15 अगस्त को कौन सा डे होगा, मतलब फ्यूचर डे हमको पता लगाना है। इज दैट क्लियर। एकदम इजी है। चलो हम इसको क्रैक करते हैं। देखो ध्यान से देखना और आराम से देखना। टोटल डेज आफ्टर 25th of June to 15th अगस्त। क्यों, मुझे बताओ। शाह का बर्थडे हो गया, हाँ हो गया। कब हुआ, वेडनेसडे को। तो शाह का बर्थडे खत्म करेंगे तब खान का बर्थडे शुरू होगा। और खान का बर्थडे कब आया, 15 अगस्त को। 15 अगस्त खत्म हुआ नहीं। तो देखो इसी कारण से हम क्या करेंगे, जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना। तो देखो 5 दिन लिया हमने किसका, जून का। क्यों, क्योंकि जून जाता है 30 और 25 तारीख को हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि शाह का बर्थडे हो चुका है और उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद का गिनना है आपको। तो 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन हो गए। और जुलाई का महीना 31 जाता है, तो हम पूरा 31 डे लेंगे, क्योंकि बर्थडे कब है, अगस्त में। कौन सी तारीख को, 15 को। तो 15 अगस्त का बर्थडे खत्म नहीं हुआ और हमको उसी तारीख का डे भी तो निकालना है, तो हम पूरा 15 दिन लेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखना, टोटल डेज कितने मिल गए, 51 डेज। एकदम सिंपल है। कभी भी याद रखना, ऐसा कुछ रहेगा ना तो हमको थोड़ा टोटल डेज निकालना पड़ता है। यस, टोटल डेज निकालने का फायदा ये होता है, क्योंकि आपको पता है अगर हमें मंथ को वीक में डिवाइड करना है तो टोटल नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो देखो ना डियर, 15 दिन मिल चुके हैं।
तो 15 दिन को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड करूंगा तो वीक पता चल जाएंगे एग्जैक्टली। तो कितना निकल रहा है? 7 वीक 2 दिन, ठीक है कि नहीं? आप 15 डिवाइड बाय 7 कीजिए तो रिमाइंडर एंड क्वेश्चन मिलता है, तो 7 वीक्स एंड 2 डेज। 2 डेज इज नथिंग बट अ रिमाइंडर। तो 7 दिन एग्जैक्टली हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो मतलब अगर शाह का बर्थडे वेडनेसडे को है तो वेडनेसडे के बाद का ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा निकला है, तो देयरफॉर 2 डेज आफ्टर वेडनेसडे क्या निकलेगा? वेडनेसडे के बाद का 2 दिन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो भाई मेरे फ्राइडे जो है आएगा खान का 15 अगस्त। तो ये आंसर। इज दैट क्लियर? दिस इज द आंसर। तो आपको समझ में आया क्या करना होता है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पर अगर कभी भी किसी का बर्थडे का डे फ्यूचर में पूछा जाए तो हमें टोटल नंबर ऑफ डे पता होना चाहिए। कुछ और भी तरीके हैं लेकिन ये एक तरीका है। इज दैट क्लियर? चलो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, नंबर 2, इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, मतलब एक महीने में कोई भी महीना, अभी महीना तो कोई दिया नहीं है, मान लो एक महीने में तीसरा दिन, पहला महीने 1 तारीख से शुरू होंगे, 28, 29, 30 या 31 में खत्म होंगे, तो कोई भी महीना ले लो, डजंट मैटर, उसका जो तीसरा दिन है वो ट्यूसडे है। तीसरा दिन क्या है? ट्यूसडे। Which of the following would be the 4th day before 27th day of that month? मतलब अगर किसी महीने का तीसरा दिन ट्यूसडे है तो उसी महीने में जो 27वां दिन होगा, 27वां दिन होगा, उसके पहले का जो 4 दिन माइनस करोगे उसका डे पूछा है। क्या पूछा है? डे। तो अब इसको कैसे क्रैक करते हैं देखो, स्टेप बाय स्टेप बना है, बहुत अच्छे से समझेगा आप। डेट्स ऑन विच ट्यूसडे फॉल्स आर। अब मुझे बताओ, हमको एक चीज खाली मालूम है, ट्यूसडे, इतना मालूम है, और हमको इसमें ये एक अच्छी बात है कि हमको उसका तारीख दे दिया है, 3 तारीख। तो आप मुझे बताओ, अगर 3 तारीख को ट्यूसडे है तो अगला ट्यूसडे उसी महीने में कब आएगा? 7 दिन के बाद आएगा। तो ट्यूसडे कब आएगा उस महीने में? 3 तारीख को तो बताया ही है, +7 10 डेज, +7 17th को, और +10 24 को। 24 के आगे क्यों नहीं किया है? क्योंकि देखो नजदीक में 27 आ गया। तो 24 तारीख क्या था? ट्यूसडे था, बराबर है ना? समझा पहला पॉइंट? हेंस 27th डे ऑफ द मंथ विल बी। तो भाई मेरे 24 तारीख को अगर ट्यूसडे है तो 27 तारीख को क्या होगा? ऑफ कोर्स 24 के बाद 25, 26, 27 आएगा, तो 24 ट्यूसडे है, 25, 26, 27, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 27 तारीख क्या निकली अपनी? फ्राइडे। क्या निकली? फ्राइडे। इतना समझा? सर आगे क्यों गए? पीछे जाना था। वो इसलिए डियर क्योंकि सिर्फ 3 दिन बोला और यहाँ पर हमको 27 के पहले का 4 दिन निकालना है। तो ठीक है ना, फ्राइडे मिल गया ना 27। तो अगर 27 फ्राइडे है तो 4 दिन माइनस करो ना, फ्राइडे में 4 दिन माइनस करो तो मंडे मिलेगा ना। हेंस 4th डे बिफोर 27th विल बी। इज दैट क्लियर? आराम से पॉज करना और वापस दे, ठीक है? चलो, तो फाइनल आंसर हमको मिल गया, दिस इज द आंसर। आगे बढ़े, दैट्स ग्रेट। थर्ड वन आ जाओ। थर्ड वन में खान लीव्स, खान बहुत आ रहे हैं, खान बाबा है ना, इंडस्ट्री में भी खान लोग बहुत फेमस हैं, है ना? तो यहाँ भी खान जी बहुत फेमस हैं। खान लीव्स हिज स्कूल एट 20 minutes to 7 in the morning। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? इमेजिन करो कि आप खान हो, ठीक है कि नहीं? किसी भी खान को ले लो जो आपकी पॉपुलर एक्टर है। चलो, क्या बोला गया है? खान लीव्स हिज स्कूल एट 20 minutes to 7 in the morning। मतलब 7 बजने के 20 मिनट पहले, सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। खान जो है स्कूल के लिए 7 बजने के 20 मिनट पहले निकलता है। 7 बजने के 20 मिनट पहले क्या मतलब? 6:40। तो चलो क्लियर हो गया, 6:40। मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है? ही रीचेस करीम्स हाउस, मतलब वो डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता है, पहले अपने बंधु से मिलता है। तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो कौन है उसका सखा? करीम। उसके घर में भी जाता है, ठीक है? तो मतलब 7 बजने के 20 मिनट पहले निकला, मतलब 6:40 को निकला और करीम के हाउस में 25 मिनट में पहुंचा। तो बताओ 6:40 से 25 मिनट कितना होता है? 7:05।
तो करीम के घर में वो कितने बजे पहुंचा है? 7:05। ठीक है। बोथ ऑफ देम फिनिश दियर ब्रेकफास्ट। वाह कितने अच्छे दोस्त हैं ना। मम्मी बोलती है खान को बेटा यहाँ नहीं खाने का, बेटा करीम के घर में खाने का। चलो मजा गए। बोथ ऑफ देम फिनिश दियर ब्रेकफास्ट इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो 7:05 को मिले और नेक्स्ट 15 मिनट, 7:05 के बाद 15 मिनट बोलेगा तो 7:20 को उनका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ। एंड लीव फॉर देयर ट्यूशन, और उसके बाद वो अपने ट्यूशन को चले गए। ठीक है। अच्छा ठीक है, वो स्कूल से छूटे थे, डजंट मैटर। ठीक है, वो डजंट मैटर। लीव फॉर देयर ट्यूशन। तो अब यहां पर वो लोग अपने ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। कहां से? करीम के घर से। द जर्नी टेक्स देम अनदर 35 मिनट्स टू कंप्लीट। तो 7:20 के बाद 35 मिनट, 7:20 के बाद 35 मिनट बोलेगा तो 8:05 मुझे जहां तक समझ में आया। ठीक है, 8:05 टू कंप्लीट, मतलब वो फाइनली ट्यूशन में 8:05 में पहुंच रहे। तो चलो हमारे पास सब कुछ है। खान ने स्कूल से करीम के घर जाने के लिए कितने बजे गया? वो 7:20 पहले। मतलब सिंपल वे में कहूं तो खान ने स्कूल छोड़ा 6:40 में और करीम के घर पहुंचा 7:05 में, और 7:20 तक करीम और खान ने ब्रेकफास्ट कर लिया और 8:05 में वो ट्यूशन पहुंच गए। इस तरह से उनकी जर्नी कंप्लीट हुई। मतलब उनका फाइनल डेस्टिनेशन कहां था? ट्यूशन। एट व्हाट टाइम डू दे लीव करीम्स हाउस टू रीच देयर ट्यूशन? प्लीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। कई बार बच्चे लोग क्या फाइंड आउट करते हैं मालूम है कि वो ट्यूशन कितने बजे पहुंचा, तो वो बोलते हैं सर 8:05 में पहुंचा। अरे सर ऑप्शन तो दिया नहीं, हम कहीं गड़बड़ कर दिए क्या? उसने पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है एट व्हाट टाइम डू दे लीव करीम हाउस? करीम का घर वो दोनों ने कितने बजे छोड़ा ट्यूशन पहुंचने के लिए? तो भाई मेरे करीम ने लंच के बाद चले गए थे इमीडिएटली, लंच के बाद इमीडिएटली चले गए, मतलब 7:20 में। इज दैट क्लियर और नॉट? तो लेट्स चेक इट आउट। ये देखो 7:20। तो प्लीज आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए 7:20। इंटरेस्टिंग था ना ये? अच्छा था। लेकिन ये लास्ट में ना क्वेश्चन देयर जरूर पढ़ना अच्छे से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग क्या कर देते हैं सीधा ट्यूशन कभी पहुंचा वो बोलते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दैट्स ग्रेट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अ प्रीस्ट टेल्स हिज डिवोटी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रीस्ट समझते हैं जिस तरह से हमारे अपने पंडित ब्राह्मण पुजारी होते हैं तो वैसे ही चर्च में होते हैं, है ना? तो अ प्रीस्ट पुजारी, वैसे तो प्रीस्ट पुजारी कहा जाता है। अ प्रीस्ट टेल हिज डिवोटी, अपने भक्तों को कहता है द टेम्पल बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। ये बार बार एक अंतराल में, एक इंटरवल में बजता है, और वो अंतराल क्या है? 45 मिनट्स एवरी डे। मतलब हर 45 मिनट्स में वो क्या है? घंटी बजती है। ठीक है, कॉमन बात है ये, इसमें कोई नया चीज नहीं है। द लास्ट बेल वॉज रंग 5 मिनट्स एगो। वो कह रहा है कि अभी जस्ट 5 मिनट पहले बेल बजी है। अच्छा, वो 5 मिनट पहले बजी, मतलब अभी कितना बजा है वो पता नहीं है। द नेक्स्ट बिल इज ड्यू टू बी रंग एट अराउंड 7:45 AM। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब हमको समझ में आ गया सुबह की बात चल रही, इतना तो क्लियर है। तो प्रिस्ट जब अपने डिवोटी को कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि 45 मिनट में ये हर बार घंटी बजती है, और बोला है कि 5 मिनट हो चुका है बजकर और 7:45 को बजेगा, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि लास्ट बेल बजा होगा 7 बजे। लास्ट बेल बजा होगा 7 बजे। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स का गैप है और 7:45 को बजने वाला है, तो मतलब 45 मिनट्स का गैप, मतलब 7 और 7:45 में 45 मिनट्स का गैप है। और उन्होंने बोला है देखो द लास्ट बेल वाज रंग 5 मिनट्स एगो, मतलब अभी एट प्रेजेंट 7 नहीं बजा है, अभी बजा है 7:05, क्योंकि इसके ठीक पहले 5 मिनट पहले बेल बजा होगा, है ना? ठीक है। एट व्हाट वाज द टाइम एट विच द प्रीस्ट गेव हिज इंफॉर्मेशन टू द डिवोटी। तो ये जो बता रहा था इंफॉर्मेशन, वो किस समय बता रहा था? तो भैया ये है 7:05। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव कि हमारा ऑप्शन सी सही हो। लेट्स चेक इट आउट। यस, 7:05 ऑप्शन सी। दैट्स ग्रेट। वी हैव कवर्ड द एमसीक्यू नंबर 4 फॉर डेट, टाइम एंड सीक्वेंस। अब हम लास्ट करते हैं इसका डेट, टाइम एंड सीक्वेंस का, क्योंकि इसमें पैटर्न्स बहुत सारे हैं और आपको पैटर्न्स बताना ये मेरा मकसद है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि एक बार पैटर्न समझ में आता है तो इसके n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं, है ना? एमसीक्यूज तो बहुत होते हैं, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमको उसका कंसेप्ट समझ में आए।
कि किस तरह का क्वेश्चन हमें किस तरह से करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। तो ये कैसे करना है? If Monday falls on 5th of some month, मंडे बोलता है 5 तारीख को आता है किसी महीने में। याद आ रहा है, ये अभी हमने किया हुआ है। ट्यूसडे उस महीने के 3 तारीख को आ रहा है, याद आ रहा है? हाँ, चलो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहां पर भैया महीने के जो 5वां तारीख है वो मंडे है, ऐसा बोल रहा है। देन विच डे विल इट बी, फ्यूचर में 3 days आफ्टर, वो था 4 days बिफोर था, है ना, ये 3 days आफ्टर है। तो चलो अच्छा है, वो पीछे वाला था, हम आगे वाला पढ़ेंगे अभी। देन विच डे विल इट बी 3 days आफ्टर द 26th ऑफ द मंथ। तो उसी महीने का जो 26 तारीख है उसके आगे का 3 तारीख, उसके आगे का 3 दिन। 3 दिन मतलब क्या होगा? 26 + 3 29। तो सिंपल वे में वो पूछना चाह रहा है कि 29 को कौन सा दिन होगा। ये तो एकदम सिंपल है, वैसे ही करेंगे, याद आ रहा है? चलो देख लो। 3 days आफ्टर 26 इज 29, ये तो एकदम सिंपल हो गया है। डेट ऑन विच मंडे, क्योंकि अपने पास मंडे है और 5 तारीख है, तो उस महीने के हर 7 दिन के बाद मंडे आएगा 5 तारीख से। तो 5 तारीख को एक मंडे है, तो नेक्स्ट 7 दिन के बाद 12 तारीख को, 19 तारीख को, फिर 26 को। 26 में क्यों रुके? क्योंकि 26 मिनिमम क्राइटेरिया है। तो भैया 26 को क्या है? मंडे है। 3 दिन के बाद क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे + 3 days थर्सडे। तो हमें पीछे नहीं जाना है, तो एकदम सिंपल हो गया कि 3 days आफ्टर 26 डे विल बी थर्सडे। ऑप्शन डी। इजी है ना? सो आई बिलीव कि आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए हैं। प्लीज मैं वापस कहता हूं, मेरा मकसद यहाँ पर आपको ये बताना है कि मैं आपको पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज के वेरिएशंस क्या हो सकते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हम करें, ठीक है कि नहीं है? हालांकि एमसीक्यूज हमें बहुत मिल सकते हैं, तो वो हमें खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, जो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है। टिल देन, हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। चलो बाय।